चपाटी मजा हुआ, कैसे हो? फर्स्ट लेक्चर देखा मैंने, काफ़ी बढ़िया रहा। आप लोगों को समझ में आया, अच्छा है, थियोरेटिकल टॉपिक था काफ़ी ज़्यादा। आज का लेक्चर हमारा काफ़ी हद तक न्यूमेरिकल फोकस्ड होगा। थियोरी हमने काफ़ी सारी पढ़ी इस चैप्टर की, हमने समझा फोर्स क्या होता है, कितने टाइप के फोर्स होते हैं, न्यूटन के लॉ किस तरीके से वर्क करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था, इफ़ यू रिमेंबर। आज का स्ट्रीक हो गई है 25। और जो आपका होमवर्क था, उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट कुछ कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, आज हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड लॉ के न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग। देन वी विल स्टडी बेसिक फोर्सेस जो मैकेनिक्स में यूज़ में आते हैं, जैसे नॉर्मल हो गई, टेंशन हो गई, इन सब की बातें करेंगे। देन हम सूडो फोर्स के बारे में बात करेंगे, सूडो फोर्स कैसे वर्क करता है और कैसे सेकेंड लॉ का और डिटेल एप्लीकेशन होता है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में, हम इन सब की बातें करेंगे। ठीक है, तो आज फाइनली रियल मैकेनिक्स स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आप फर्स्ट 25 लेक्चर्स वर गुड, पर आज से थोड़ा सा लेवल अप होनी चाहिए। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था, वी कैन डिराइव सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन फ्रॉम। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? सेकेंड एंड थर्ड लॉ फ्रॉम द फर्स्ट लॉ, ये आंसर होगा। आप एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी हो तो आपको समझ में आया होगा कैसे निकलता है। सेकेंड लॉ बोलते हैं एफ बराबर डीपी बाई डी टी, या जो अप्रोक्सीमेटली एम ए हो जाता है। तो सही सेकेंड लॉ है, अगर फोर्स जीरो हो गया तो ए जीरो हो जाएगा। ए जीरो हो गया, ए जीरो मतलब क्या हो जाएगा? या तो रेस्ट है या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यही इनर्शिया की बात हो गई पूरी की पूरी, की भैया फोर्स नहीं तो कुछ नहीं। तो दिस इज फर्स्ट लॉ डिराइव हो गया, है ना? फर्स्ट लॉ से डिराइव हो जाता है। और थर्ड लॉ कैसे डिराइव? ये सेकेंड लॉ है। थर्ड लॉ कैसे डिराइव करते हैं? थर्ड लॉ क्या होता है? जो अपना फोर्स होते हैं दोनों के दोनों, एक्शन रिएक्शन फोर्स होते हैं, F12 इज, तो जो फोर्स एक के ऊपर है और माइनस ऑफ दूसरे के ऊपर जो फोर्स होता है, F1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F2। ठीक है, तो नेट फोर्स का जो होता है वो जीरो हो जाएगा, F1 प्लस F2 जीरो है। फोर्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। देखो यहाँ सेकेंड लॉ का यूज करा हमने, dp बाई dt, तो हम बोल दें m1v1 माइनस m2v2 प्लस m1u1 माइनस m2u2 इज जीरो, चेंज इन मोमेंटम जीरो। तो बेसिकली ये वही तो बोल रहा है m1v1 प्लस m2v2 इस m1u1 प्लस m2u2, जिसको हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी बोलते हैं, जो उस चैप्टर में हम डिराइव करेंगे मोमेंटम वाले में। वो बेसिकली यही बोल रहा है ना कि जब फोर्स नेट जीरो है तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मतलब वेलोसिटी मोमेंटम सेम रहेगा, जो भी हमने किससे डिराइव करा? सेकेंड लॉ से डिराइव किया। तो थर्ड भी सेकेंड से डिराइव हो जाता है। तो बेसिकली सेकेंड लॉ से आप सेकेंड एंड थर्ड एंड फर्स्ट लॉ फ्रॉम द सेकेंड लॉ यू कैन डिराइव इट इजीली। सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए तीनों में सेकेंड लॉ होता है। अच्छा, इसका एक और आर्ग्यूमेंट है कि ऑल थ्री लॉज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। कुछ बुक्स ये बोलती है, कुछ बुक्स ये बोलती है, पर हम एनसीईआरटी अकॉर्डिंग जाए तो हमको ये आंसर दिख रहा है, क्योंकि अगेन अगर आपने एनसीईआरटी के पेजेस रीड करे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा ये आंसर कैसे आया है। ठीक है, चलिए। रिलेशन एफ इज इक्वल टू एम ए कैन नॉट बी रिड्यूस फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ एफ। क्या होगा बताओ? ये कब नहीं होता? ये एफ बराबर एम ए कब होता है? इसकी एक ही कंडीशन होती है, जब क्या होता है? मास इज कांस्टेंट। अगर मास कांस्टेंट नहीं है तो ये इक्वेशन वैलिड ही नहीं है। तो मास डिपेंड्स ऑन टाइम हो जाएगा तो ये इक्वेशन वैलिड ही नहीं रहेगी। ठीक है, एफ बराबर डीपी बाई डी टी जो है, दिस इज ऑलवेज वैलिड, जो है सेकेंड लॉ की एक्चुअल इक्वेशन, दिस इज ऑलवेज वैलिड। इससे ये डिराइव होती है जब मास कांस्टेंट होता है, तो दिस इज ऑलवेज वैलिड, तो ये तो हमेशा वैलिड होती है। पर एम सिर्फ तब लगा सकते हो क्या होता है बेटा? मास कांस्टेंट होता है। थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे चीजों को और आगे लेके चलते हैं। कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं इनको समझते हैं अपन। चलिए, a particle is acted upon by a force F is equal to 12t plus 3t square newtons where t is in seconds. Find the change in momentum of particle from 1 to 3 seconds. ठीक है, F बराबर क्या होता है? dp बाई dt। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, डी टी करके इंटीग्रेट कर लो। तो 1 से 3 सेकेंड तक के लिए इंटीग्रेट करना है। एफ क्या है? 12t प्लस 3t स्क्वायर डी टी। तो चेंज इन मोमेंटम बोलो या इंपल्स बोलो, एक ही बात होती है, हमको पता है। अब 12t का क्या हो जाएगा? 12t स्क्वायर बाय 2 प्लस 3t³ बाय 3। अभी लिमिट नहीं डाली है ना, लिमिट डालना बचा है 1 से 3, कटेगा 6t स्क्वायर प्लस t³
और लिमिट डाल दो 1 से 3, तो 6, 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस टी क्यूब, 3 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, 9 माइनस 1 8, 6, 27 माइनस 1 26, 6 8 जा 48 प्लस 26, तो ये 6 और 2 ये आ जाएगा 4। आंसर आ जाएगा 74। एक्सक्यूज मी। इजी से क्वेश्चन। ओके, थोड़ा सा और आगे बढ़े। फोर्स ये दे दिया है, फंक्शन ऑफ इम्पल्स विद टाइम विल बी। इम्पल्स टाइम का रिलेशन निकालना है फोर्स से। अगेन फोर्स बराबर क्या होता है, डीपी बाई डी टी। डीपी बाई डी टी, इधर डी टी जाएगा, एफ डी टी को इंटीग्रेट करोगे क्या जाएगा, चेंज इन मोमेंटम, या इसी को हम लोग इम्पल्स बोलते हैं। बेसिकली इंटीग्रेशन करना है 500 माइनस 100 टी का, तो ये हो जाएगा 500 टी जो कि कुछ भी नहीं है, और माइनस 100 टी स्क्वायर बाई 2। तो इम्पल्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा, 500 टी माइनस 50 टी स्क्वायर। हालांकि ये गलत है क्योंकि इसे प्लस सी भी लगना चाहिए, लिमिट्स नहीं दे रखी है ना, या तो इनिशियल 0 बोले या कुछ बोले, पर ठीक है, जो हमारे पास ऑप्शन थे उसके अकॉर्डिंग हम बेस्ट टू बेस्ट इतना ही कर सकते हैं। ठीक है, इससे आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम। लिमिट भी रखनी चाहिए थी, या इनिशियल 0 बोलते तो ज़्यादा अच्छा सवाल होता, क्योंकि इसमें कोई लिमिट नहीं है ना इंटीग्रेशन में, तो ये गलत इंटीग्रेशन है। पर ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे समझते हैं सवाल। अ बॉडी ऑफ मास x ट्रेवल्स अकॉर्डिंग टू वैल्यू x बराबर पी टी प्लस ये वेयर पी क्यू आर दे दिया है, तो डायरेक्ट लिख देते 3t 4t स्क्वायर 5t क्यूब। ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एट t बराबर 2 सेकेंड्स आर। डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी निकल जाएगा, 3 प्लस 12 टू ज़ा 80 प्लस 5 3 ज़ा 15t स्क्वायर। फिर डिफरेंशिएट करो, एक्सेलरेशन 3 का 0 हो जाएगा, 80 का 8 बचेगा, 15t स्क्वायर का 30t बचेगा। एक्सेलरेशन क्या आ गया, 30t प्लस 8। अब फोर्स पूछा है t बराबर 2 पे, फोर्स बराबर m है, मास दे रखा है 2, एक्सेलरेशन क्या होगा 30 इंटू टी, टी बराबर 2, 3 2 ज़ा 6, तो 60 प्लस 8, 2 इंटू 68, तो 136 न्यूटन। एग्जाम्पलर का क्वेश्चन, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन डायरेक्ट नीट में आते हैं बेटा। चलो ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन देखें थोड़े से। अगेन ग्राफ पे कंसेप्ट वही होगा, देखो दो ही टाइम टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एक तो एफ टी ग्राफ आ जाएगा, तो जो इसका स्लोप होगा डी एफ बाई डी टी, सॉरी एफ टी ग्राफ है जो इसका अंडर का एरिया होता है, वो क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम या इंपल्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। और अगर मोमेंटम टाइम ग्राफ दे पीटी ग्राफ, तो जो स्लोप निकालोगे डीपी बाई डी टी टेन थीटा, वो हो जाता है फोर्स। बाकी कुछ और बेसिक चीजें, फोर्स बराबर एम ए होता है और पी बराबर एम वी होता है, तो इसका भी इस्तेमाल इन क्वेश्चनों में काफी होता है। तो जो अपने काइनेमेटिक्स के ग्राफ पढ़े उनका भी यूज हो जाता है, ए और वी है ना, आराम से देखो चीजें। चलो अगला सवाल देखें। फॉर द गिवन मोमेंटम पीटी ग्राफ फाइंड द रेशियो ऑन ऑफ फोर्स ऑन पार्टिकल ए एंड बी। एफ ए वन अपन एफ बी, डी पी ए बाई डी टी, डी पी बाई डी टी। ए का कितना है 1030, बी का कितना है 1045, 1 बाय रूट 3, 1045 1 होता है, तो 1:√3 आ गया आंसर, खत्म सवाल। आगे देखो, फोर्स टाइम ग्राफ ऑफ अ मोशन ऑफ अ बॉडी शोन इन फिगर, दे दिया भैया, चेंज इन लीनियर मोमेंटम 0 से 8 सेकेंड में, तो 0 से 8 सेकेंड में लीनियर मोमेंटम का चेंज क्या हो जाएगा, इसका एरिया। तो एरिया देखो, जितना ये पॉजिटिव है उतना ये नेगेटिव है, जितना ये पॉजिटिव है उतना ये नेगेटिव है, नेट एरिया हो जाएगा 0।
तो आंसर 0 हो गया इसका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आप एरिया निकाल नहीं सकते, इंटीग्रेशन वगैरह करना पड़ेगा सेंसलेस वाला, ठीक है। पर आप कॉमन सेंस से निकाल सकते हो झटाक से कि यार ये जितना पॉजिटिव इतना ही नेगेटिव है, देखो क्योंकि ये भी 2 तक है, ये -2 तक है, तो ये 0 और फिर ये वाला भी 0, तो पॉजिटिव नेगेटिव कट के एरिया 0 आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम 0 हो जाएगा एफटी ग्राफ से। चलिए अब काइनेमेटिक्स में क्वेश्चन आएंगे, इसमें जो भी हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा है उसको सेकेंड लॉ से मिक्स कर दिया जाएगा, ठीक है। लेट्स गो। A force of 10 Newton is applied to a mass of 10 ग्राम for 10 seconds, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम इज, ठीक है। F बराबर dp बाई dt, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, F इंटू डी टी, फोर्स इंटू टाइम, फोर्स है 10, टाइम है 10, आंसर आ जाएगा 100, खत्म सवाल, मास की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। सवाल इतना सा, हाँ इतने में खत्म हो गया सवाल। सर अरे तो बहुत इजी है, हाँ इजी है। देखो वही चीज है, गोल घुमा घुमा के एक ही फॉर्मूला है, इधर कभी ले जा रहा हूँ कभी इसको इधर ला रहा हूँ, इधर ले गया तो इंटीग्रेट कर दिया, इधर आ गया तो स्लूप बन गया, तो इट इज वही सेम चीज गोल गोल घूम घूम के आती है जो हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ी है। मैक्सिमम कंसेप्ट हमारे 1D 2D में हो चुके हैं जो अब काम आने वाले हैं हमको पूरे सिलेबस के टाइम पे, ठीक है। मैकेनिक्स में तो खासकर, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg is at rest, नाउ फोर्स इतना लगाया इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, देन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट t बराबर 3 सेकंड्स। अब फोर्स से वेलोसिटी आप कैसे जाओगे, नहीं जा सकते, तो क्या करोगे आप, दो तरीके हैं, तो फोर्स से मोमेंटम जाओ फिर वेलोसिटी पहुंचो, या फोर्स से मास से डिवाइड कर दो एक्सेलरेशन आ जाएगा, फिर उससे वेलोसिटी निकाल लो। तो आपको बस अब फ्लो समझना है, तो फोर्स से आप मोमेंटम निकालो उससे वेलोसिटी निकाल लो, या फोर्स से आप एक्सेलरेशन निकाल के उससे वेलोसिटी निकाल लो, आपकी इच्छा। मैं दोनों तरीके से करके दिखाता हूँ। ये फोर्स है, इससे मोमेंटम निकाल लेते हैं, एफ डी टी बराबर चेंज इन मोमेंटम, इंटीग्रेट कर दो, 6t³/3 आई कैप, 4t²/2 जे कैप, इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। काटो, 2t³ + 2t², ये आ गया चेंज इन मोमेंटम। अब ये स्टार्टिंग में रेस्ट है तो इनिशियल 0 होगा, तो इनिशियल मोमेंटम का डायरेक्ट इक्वेशन आ गई है, बराबर mv। v कैसे निकालोगे, t बराबर 3 सेकंड पे दिया है, तो पहले डिवाइड बाय मास कर लो, मास कितना है 3 kg है, 2/3 t³ आई कैप + 2t²/3 जे कैप, टाइम बराबर दिया 3 सेकंड, रख दो, 2/3 इंटू t³ 27 आई कैप + 2/3 t² 9 जे कैप, ये कटेगा 9 जा, ये कटेगा 3 3 जा, 9 2 जा 18 आई कैप + 3 2 जा 6 जे कैप, ये आपकी क्या आ गई, वेलोसिटी, खत्म। मेथड नंबर 1 था। सेकेंड मेथड, फोर्स को डिवाइड कर दो मास से तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो 6/3 t² आई कैप + 4/3 t जे कैप, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करो, चेंज इन वेलोसिटी आता है v - u इस इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन, इंटीग्रेट कर दे हम एक्सेलरेशन को, 6/3 t³/3 आई कैप 4/3 t²/2 जे कैप, u 0 है, क्वेश्चन में दे रखा है रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, v हो जाएगा कितना, 3 से कटेगा 2 जा, t³/3 आई कैप, सॉरी 2t³/3 आई कैप
प्लस 2 से कटेगा 2/3 टी स्क्वायर जे कैप। सेम वही निकल कर आ गया, देखो सेम सॉल्विंग सेम आंसर। तो आपके ऊपर है, अब यू हैव मल्टीपल वेज टू डू द क्वेश्चंस, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। A force of 6 Newton acts on a body of at rest and mass of 1 kg, ठीक है, रेस्ट पर है और 1 किलो का मास है। देखो इस इतने स्टेटमेंट से आपके माइंड में क्या आना चाहिए, देखो जिनको समझ में नहीं आता ना सर कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, आप देखो इन्होंने, आप जैसे ये स्टेटमेंट पढ़ो ना, आपको ये मतलब अगर आप ये सेम इंग्लिश में पढ़ रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। जैसे ये फोर्स दिखे माइंड में आना चाहिए एफ, ओके एफ आ गया। रेस्ट कीवर्ड्स, आपको क्वेश्चन में कीवर्ड्स U0 है, मास 1 kg है, मास आ गया माइंड में इतना। अब जो फोर्स और मास आ चुका है तो एक तरीके से एक्सेलरेशन आ गया है ना। देखो देखो किस तरीके से हमको रिलेट करनी होती चीजें। ड्यूरिंग दिस टाइम द बॉडी इज अटेन्स द वेलोसिटी, फाइनली वी आ गई, तो मतलब चेंज इन वेलोसिटी निकल सकता है अब हमारा, है ना, ठीक है। टाइम फॉर विच द फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, टाइम पूछ लिया है, ठीक है भैया, इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। 2-3 तरीके इससे आप कर सकते हो सॉल्व अगेन। पहला, फोर्स बराबर dp/dt, 6 बराबर चेंज इन वेलोसिटी mv माइनस यू अपॉन में टाइम, मास 1 है, टाइम कितना है निकालना है, v माइनस यू 30 माइनस 0, तो 6t बराबर 30, t बराबर 5 सेकेंड। मेथड नंबर 1, और तरीका है, हाँ है, आप फोर्स अपॉन मास ले जाओ, एक्सेलरेशन आ जाएगा 6/1, एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन। अब इसके बाद फर्स्ट इक्वेशन लगा दो, v बराबर u प्लस dt, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, 30 बराबर 0 प्लस 6 इंटू टी, 30/6 5 आ जाएगा टी। तो आप देखोगे देयर आर लॉट्स ऑफ वे यू कैन अप्रोच दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। आपको सिर्फ F बराबर ma लगाना है, बाकी क्वेश्चन पिछले चैप्टर में चला जाएगा, ठीक है, इतना टफ नहीं है ना। हाँ इजी, आगे देखो एक और आसान सवाल। फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी प्रोड्यूस्ड इन इट एन एक्सेलरेशन ऑफ 1, ठीक है, 10 न्यूटन फोर्स है, एक्सेलरेशन 1 आ गया, मास पूछा है, इससे आसान सवाल क्या ही हो सकता है बताओ। फोर्स बराबर मास, खत्म है, सवाल ही खत्म हो जाएगा, इतने से ज्यादा सवाल ही नहीं है कुछ इसमें। आप करो, चलो 5 सेकंड लो, इसमें ये नहीं कर पाए तो फिर गड़बड़ है भैया। 10 बराबर m इंटू 1, m आ गया 10, इससे सवाल ही नहीं, इससे इजी तो। अब ये आया था, बहुत पुराना क्वेश्चन है वैसे तो, पर ठीक है, पीवाईक्यू में लगभग सारे ही करवा देता हूँ क्लास में, 99% पीवाईक्यू हम क्लास में करते हैं। जब रिपीटेड होते हैं ना बहुत, कि एक ही टाइप के 25 है, एक ही टाइप की वैल्यू भी नहीं बदली टाइप बहुत सारे, फिर उनमें से मैं 3-4 करवा के मतलब नहीं ना, एक ही ले आता हूँ फिर मैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी ऑफ मास 5 ग्राम हैविंग लीनियर मोमेंटम इतना इन 5 सेकेंड, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी ऑफ 5 ग्राम हैविंग लीनियर मोमेंटम इतना इन 5 सेकेंड्स, मास है, मोमेंटम इतना है इन 5 सेकेंड, ठीक है। अब मास दे दिया है, देखो रिसेंट ईयर का सवाल है, लीनियर मोमेंटम ये दे दिया है, p बराबर mv, टाइम दे दिया है 5 सेकेंड, ठीक है। p इज इक्वल टू, p कितना दे रखा है 0.3, मास दे दिया है 5v, 0.3/5, वेलोसिटी आ गई 0.06। ये गड़बड़ है क्योंकि मास दे रखा है ग्राम में, ये अच्छा करा देखो उन्होंने, तो 5/1000 रखना पड़ेगा केजी के लिए, मेरे को मास केजी में रखना पड़ेगा ना, तो ये आ जाएगा 300/5। वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 60 मीटर पर सेकेंड। अब ये स्पीड है, ये टाइम है, एक्सेलरेशन कुछ बोला नहीं है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। सिक्सटी इंटू टाइम 5, 300 मीटर,
आगे देखो, वेक्टर बेस्ड क्वेश्चन में थोड़ा वेक्टर्स का नॉलेज लगेगा बेटा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चनों के सब टाइप करके ला रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आप समझ पाओ क्वेश्चन कैसे होते हैं। देखो, अब बॉडी एक्शन ऑन अ फोर्स, ये फोर्स है, अक्वायर एक्सेलरेशन ऑफ इतना, मास ऑफ द बॉडी कितना होगा। चलो देखो, अब देखो फोर्स इसमें क्या दे रखा है, वेक्टर में दे रखा है, पर एक्सेलरेशन दे रखा है स्केलर में। तो फोर्स को मैं वेक्टर निकाल लेता हूं, इसका मैग्नीट्यूड फोर्स का कितना होगा, अंडर रूट में 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। पता है 10 आएगा, 36 प्लस 64, अंडर रूट में 100 आ जाएगा 10 न्यूटन। फोर्स आ गया, एक्सेलरेशन है 5, मास कैसे निकालोगे, एफ बाय एम से, एफ बाय ए से, 10/5 आ जाएगा 2 kg, 2 किलो का बात है। सिंपल। अगला देखो, अब सेम क्वेश्चन आ गया, रिक्वायर्स एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मास ऑफ द बॉडी। अभी देखो 2009 में आया, 1986 में आया सवाल, आप हो सकते हैं आप देने जाओ तो भी आ जाए सवाल। तो दीज आर द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। वेक्टर दे रखा है, पर अब मुझे एक्सेलरेशन है, मास मुझे पता है एफ बाई ए से निकालना पड़ेगा। अब ए तो 1 दे रखा है, पर ये वेक्टर दे रखा है, तो इस वेक्टर का स्केलर कैसे बनाते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल कर। तो वेक्टर का थोड़ा नॉलेज लग जाता है। इस बार आपका होमवर्क है, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये आपका 10√2 आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 10√2 kg। चलिए देखिए, 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी आर शोन इन द फिगर, टू हैव रिजल्टेंट फोर्स ओनली अलोंग द वाई, वैसे सिर्फ वाई में रहना चाहिए रिजल्टेंट, एक्स वाले सारे कट जाने चाहिए। एक्स में ये है 30 पे, तो देखो 4 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 60 डिग्री एंगल है, ये भी 60 डिग्री एंगल है। इन्होंने बोला रिजल्टेंट जो होना चाहिए सिर्फ वाई में होना चाहिए, ठीक है। तो वाई वाले को इग्नोर कर दो, एक्स वालों को काट दो, एक्स वालों को काट दो, ठीक है। एडिशनल फोर्सेस नीडेड कितना लगेगा, चलो देखें, एक्स के फोर्स कंपोनेंट निकाले, 4 का cos 60, cos 60, इस 1 का इधर cos 60 और इस 2 का भी इधर cos 60, cos 60 1/2 होता है, तो ये हो जाएगा इधर 2, इधर 0.5, 2 cos 60 हो जाएगा 1, तो इधर 2 है, इधर 1.5 है, नेट में इधर 0.5 बच रहा है। इतना ही एक्स्ट्रा अगर मैं लगा दूंगा 0.5 इधर, तो 0 हो जाएगा कट के। तो मतलब मुझे नेट में बस उन्होंने बोला वाई में बचना चाहिए, वाई तो वाई को इग्नोर ही कर दिया मैंने, उसमें जो भी अपने को क्या मतलब, एक्स वालों को काट के 0 कर दो। 2008 का सवाल। तो पीवाईक्यूज इतने टफ नहीं होते, एक चैप्टर के आप सारे पीवाईक्यू निकालोगे ना, मुश्किल से 2 या 3 टफ पीवाईक्यू मिलते हैं। अब वो तो रैंडम है ना बेटा, वो तो किसी भी चैप्टर से टफ आ सकता है, वो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में है 80% ऑफ द पेपर, ठीक है। 80% ऑफ द पेपर इज इन योर हैंड्स। आप मतलब आपके हाथ में है, आप 140 टच कर सकते हो, दिस इज इन योर हैंड्स। जो लास्ट 40 नंबर्स होते हैं दैट इज नॉट इन योर हैंड, वो लक के ऊपर भी डिपेंडेंट, उसमें लक का भी बहुत बड़ा फैक्टर है। और आखिरी के जब तुमने बहुत मेहनत करके बहुत हाई लेवल करके पागलों समान उधर टाइम दिया, तो तुम्हारा बायोकेमिस्ट्री से जा रहा है, वो भी तुम्हें प्रैक्टिकल समझना पड़ेगा। फिजिक्स में अच्छे नंबर लाने के लिए बायोकेमिस्ट्री तुम्हारा मिनिमल टाइम में खत्म होना चाहिए, है ना। फिजिक्स में 1 घंटा नहीं है तुम्हारे फिजिक्स से बचा, तुम कैसे फिजिक्स सॉल्व करोगे। तो हमेशा फोकस बायो और केमिस्ट्री पे होना चाहिए, क्योंकि उनमें स्पीड बढ़ानी होती है। वहां स्पीड बढ़ के अगर तुमने 1 आवर 20 मिनट फिजिक्स के लिए निकाल ले, तो फिर तुम्हें फिजिक्स में 140 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि 80% क्वेश्चन है सिंपल। ये जो 40% है तुम्हारे हाथ में नहीं होता, इसमें से जो 20% है वो तो फिर भी तुम एक्सट्रीम हाई लेवल प्रैक्टिस से कर सकते हो। जो 20% है, इस बार जो 2-3 क्वेश्चन आए वो ट्रैप क्वेश्चन थे, उनमें से 1-2 तो मैंने प्रचंड में करवा दिए थे, तो थी दैट वाज ओके। पर बचे हुए लाइक ट्रैप, जैसे जो फ्लूइड वाला क्वेश्चन था ट्रैप था, वो नहीं बनेगा तुमसे, मतलब तुम उसके लिए 4 साल ड्रॉप लेते तो भी नहीं बनता तुमसे। पूरे इंडिया में किसी से तुक्के के अलावा नहीं बना था, टीचरों से नहीं बना हो तो कैसे बनता है। नहीं तो क्वेश्चन ही ट्रैप था, वो ट्रैप होता है, वो छोड़ने का ही होता है। हाँ कभी पेपर, अगर पेपर पूरा ही सिंपल आ जाए कि 180 में से 180 ही आ जाए, तो सबके लिए सिंपल है। टफ है तो सबके लिए टफ है, किसी के फुल नहीं आएंगे फिर। चलो चलो, अब कॉमन फोर्स के पहले 10 मिनट का ब्रेक, थोड़ा गला गया मेरा, 5 मिनट का ब्रेक लेके आता हूँ। तो बच्चों अब हम लोग वीडियो में चलेंगे सेकेंड पार्ट पे चैप्टर के, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अलग अलग टाइप के फोर्सेस, कैसे वो फोर्स लगते हैं, उनका क्या प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस होता है, और किसको हम उनको क्वेश्चनों में कैसे इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है।
चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं वेट से। सबसे बेसिक फोर्स है ऑब्जेक्ट का वेट, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी होता है, वेट होता है एम जी, एम होता है मास, वेट होता है डब्ल्यू, डब्ल्यू बराबर एम जी। सिंपल सी बात है, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू ग्रेविटी वेट होता है। जी की वैल्यू नॉर्मली हम लोग ऐसे एग्जैक्ट तो 9.8 होती है, पर हम लोग फॉर आवर कन्वीनियंस 10 ले लेते हैं, एंड इट इज फाइन, इट इज एन एक्सेप्टेबल, चलता है इतना, ठीक है। तो अब कभी भी किसी का भी वेट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिसका मास m है, वेट हमेशा नीचे की तरफ लगेगा, अर्थ की तरफ, वेट बराबर एम जी। सिंपल सी बात, वेट बराबर m इंटू जी, सिंपल चीज। सेकेंड फोर्स होता है नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स बेसिकली फोर्स है जो कि किसी दो चीजों के चिपकने के कारण आता है। जब भी देखो आप इस हाथ को टच करते हो, आप आइस बंद करो, टच करो, अपने आप धीरे धीरे आगे ला ला के आपको फील हो जाएगा टच हुआ है। ये जो आपको फील हुआ बेसिकली यही नॉर्मल फोर्स फील होता है। जो टच का फोर्स आपको फील होता है वो नॉर्मल फोर्स होता है। वैसे फ्रिक्शन भी एक टाइप का टच वाला फोर्स है, पर उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी के लिए हमारा टच का फोर्स सिर्फ क्या है, नॉर्मल है। तो आप दो को टच करो, जैसे टच करोगे आपको कुछ महसूस होगा, ये जो आपको फील हुआ है ना, यही नॉर्मल फोर्स है, ठीक है। आप जितना जोर से दबाओगे चीजों को, जितना चिपकाओगे, उतना नॉर्मल फोर्स बढ़ जाएगा। और जैसे ही कॉन्टैक्ट खत्म होता है नॉर्मल फोर्स जीरो हो जाता है। ये हमेशा परपेंडिकुलर लगता है। जैसे कि लेट्स से ये दो ऑब्जेक्ट हैं जो टच कर रहे हैं, अब फोर्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग दोनों पे लगेगा। ये ए है और ये बी है, तो इस पे लगेगा नॉर्मल ए के कारण, और बी का इस पे लगेगा नॉर्मल बी के कारण। हमेशा इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगते हैं, हमेशा याद रखना, ठीक है। और अपना फोर्स खुद पे नहीं लग सकता, तो ए का नॉर्मल लगेगा बी पे, बी का नॉर्मल लगेगा ए पे। हमेशा ये परपेंडिकुलर होता है सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट से। और कभी भी बोला कॉन्टैक्ट लूज, कॉन्टैक्ट लूज मतलब होता है नॉर्मल जीरो। जब कभी भी कॉन्टैक्ट लूज आपको कहीं पे भी शब्द दिखे कॉन्टैक्ट लूज, मतलब क्या है, नॉर्मल जीरो हो चुका है। बॉडीज लूज कॉन्टैक्ट वगैरह जब भी लिखा हो, जिस भी चैप्टर में चीज आए, जब भी कॉन्टैक्ट लूज है मतलब क्या है, नॉर्मल जीरो हो चुका है। तो कॉन्टैक्ट लूज का सिंपल सा मतलब क्या होता है बेटा, कि नॉर्मल फोर्स इज जीरो। यही मतलब है कॉन्टैक्ट लूज का, सिंपल सा मतलब है, ठीक है। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगला फोर्स है टेंशन फोर्स। टेंशन लेने का नहीं देने का, ये हर चीज बोलती है। बेसिकली क्या होता है, आप कोई भी स्ट्रेचेबल चीज को, जैसे स्ट्रिंग हो गई या स्प्रिंग हो गई, जब भी आप खींचते हो तो उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर एक फोर्स डेवलप होता है जिसको बोलते हैं टेंशन का फोर्स, ठीक है। तो आप किसी को भी, जनरली रस्सी वस्सी किसी को भी जब आप खींचते हो तो एक फोर्स डेवलप हो जाता है, इसे बोलते हैं टेंशन का फोर्स, ठीक है। अब आप इसको फोर्स बराबर 10 न्यूटन से खींच रहे हो, तो ये अंदर भी एक फोर्स लगेगा टेंशन का, जो कि होगा 10 न्यूटन। अब अगर सब कुछ फ्रिक्शन लेस है, अगर फ्रिक्शन लेस चीजें चल रही है, तो सेम रस्सी में या सेम स्ट्रिंग में हमेशा सेम टेंशन रहेगी। अगर फ्रिक्शनलेस मासलेस स्ट्रिंग हो तो, मालेस नहीं, रस्सी की मां नहीं होती, मासलेस स्ट्रिंग होती है, तो सेम स्ट्रिंग में सेम टेंशन होती है। जैसे कि आप इसको ऐसे, लेटर से मैंने बोला कि भैया मैं एक यहाँ पे टग ऑफ वॉर खेल रहा हूँ, मतलब रस्सी पकड़ वाला जो गेम होता है, रस्सी पकड़ी हुई है, तो इस रस्सी में हमेशा सेम टेंशन रहेगी इस साइड पे। जैसे लेट से मैं इधर 50 से खींच रहा हूँ न्यूटन के फोर्स से, तो इसको भी अगर ये रेस्ट पर है तो 50 से ही खींचना पड़ेगा, कोई अलग फोर्स हो नहीं सकता। और उसमें टेंशन 100 नहीं हो जाएगी, 50 ही रहेगी बेटा, ठीक है। क्योंकि 50 देखो आप बैलेंस करो, इधर 50 से इधर 50 ने बैलेंस कर लिया, इधर 50 से इधर 50 ने बैलेंस कर लिया, ठीक है। कि सर हमेशा बराबर से ही खींचना पड़ेगा, हाँ। नहीं खींचा तो फिर मूव होने लग जाओगे। अगर मूव नहीं हो रहे हो, इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट पर है, तो हमेशा बराबर टेंशन ही लगनी चाहिए, ठीक है। बल्कि इनफैक्ट आप ऐसा कर सकते हो, जैसे एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास कुछ m है, ये ऐसे गोल घुमा के मल्टीपल पुली सिस्टम से जाते हुए आप देखोगे आप बेसिकली एक ही रस्सी को घुमा रहे हो, एक ही रस्सी को घुमाए जा रहे हो, और यहाँ घुमा के यहाँ चलेगा। यहाँ पे आप टेंशन देखोगे तो यहाँ पे देखो बैलेंस कैसे करेंगे, ऊपर टेंशन नीचे एम जी, टेंशन बराबर एम जी। तो इधर तक भी टेंशन जब यहाँ से लूंगा, हमेशा टेंशन बाहर की तरफ लगती है, यहाँ पे भी टेंशन क्या रहेगी, एम जी ही रहेगी। तो टेंशन हमेशा एम जी ही जो टेंशन स्टार्टिंग में हुई वही एंड तक, एक रस्सी में एक ही टेंशन होती है, टेंशन स्विच नहीं हो सकती रस्सी में, क्योंकि हमारे मासलेस और फ्रिक्शनलेस रस्सी होती है। हाँ, रस्सी में मास आ गया या फ्रिक्शन आ गया तो फिर बदल जाती है चीजें,
वो रोटेशनल मोशन की बातें होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोर्स, बताइए। टेंशन फोर्स है, थ्रस्ट फोर्स है, वेट फोर्स है, इम्पल्स फोर्स नहीं होता। इम्पल्स पता है एमवी होता है हमको, ठीक है। आगे बात करें, फाइंड टेंशन इन ऑल द केसेस। देखो टेंशन की बात करें, ये सब कुछ फ्री फॉल में है बेटा। जब फ्री फॉल होती है तब टेंशन और नॉर्मल दोनों जीरो हो जाते हैं, क्योंकि देखो बेटा बात क्या है ना, ये रस्सी नहीं होगी, इसका एक्सेलरेशन भी जी है, इसका एक्सेलरेशन भी जी है, रस्सी भी जी से नीचे गिर रही है, तो इन दोनों के होने, इस रस्सी के ना होने पर भी एक्सेलरेशन सेम ही रहता, रस्सी के होने पर भी एक्सेलरेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो दोनों चीजें सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, ऐसा तो है नहीं अलग अलग मूव कर रही है, तो खिंचाएगी कैसे रस्सी? टेंशन तब आती है जब रस्सी खींचेगी, तो रस्सी खिंचाएगी नहीं इसमें, ठीक है। तो इसमें टेंशन क्या हो जाएगी, रस्सी में जीरो हो जाएगी, यहाँ पे टेंशन जीरो, यहाँ टेंशन जीरो, इसमें भी दोनों का एक्सेलरेशन सेम रहेगा, यहाँ पे टेंशन जीरो हो जाएगी। स्लोप पर भी क्योंकि जितना ये आगे इतना ये आगे जा रहा है, दोनों सेम सेम जा रहे हैं, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, तो रस्सी खिंचाएगी नहीं। हाँ अगर यहाँ पे कुछ ब्लॉक करता अब रस्सी खिंचाती है ना, तो ब्लॉक किसी ने करा ही नहीं, तो रस्सी खिंचाएगी नहीं इसमें, ठीक है। चलो, अ मैन वेइंग 100 kg कैरीज अ लोड ऑफ 10 kg ऑन हिज हेड, तो 100 किलो का है, 10 किलो उसके ऊपर सर पे रख लिया है। ही जम्प्स फ्रॉम अ टावर विद द लोड ऑन हिज हेड, व्हाट विल बी द वेट ऑफ द लोड एज एक्सपीरियंस बाय द मैन। देखो लोड का जो वेट है बेसिकली नॉर्मल है, जो उसको फील होगा जब, अगर वो टावर से कूद गया, स्विमिंग पूल में कूदा है बेटा, वो सुसाइड नहीं कर रहा था, स्विमिंग पूल में कूदा है बंदा, तो यहाँ पर से सर पे यहाँ पे ऐसे वेट फील हो रहा होगा, पर जब नीचे स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल में कूद रहा है, उसकी इच्छा होगी स्विमिंग पूल में कूदने की, मस्त स्विमिंग पूल में कूद रहा है बंदा, तो इस टाइम पर क्या होगा, यहाँ पे कोई, यहाँ पे कुछ नॉर्मल जीरो हो जाएगा, क्योंकि जो इसका एक्सेलरेशन जी है वही बैक का भी जी एक्सेलरेशन होगा, तो कांटेक्ट बना ही नहीं रहेगा, एक तरीके से वो एक तरीके से फ्री हो चुका है, ठीक है। कोई पकड़ के थोड़ी ना रखा उसने बैक, ऐसे सर पे रखा हुआ है बस, ठीक है, जीरो हो जाएगा नॉर्मल। पार्ट 5 इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो हमने जनरल फोर्सेस की बात कर ली, समझ लिया। अब हम चालू करेंगे इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन से। इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन मतलब क्या होता है, जिसमें फोर्स नेट जीरो होता है और टॉर्क नेट जीरो होता है, टॉर्क के बाद रोटेशन में करेंगे, तो अब तक इक्विलिब्रियम का मतलब फोर्स नेट जीरो, मतलब अगर नेट में हमको क्या करना है, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सिंपल कंपोनेंट सिस्टम चलता है, जो फोर्स ऊपर है F1 जितना ही नीचे होना चाहिए, जितना राइट साइड है उतना ही लेफ्ट साइड होना चाहिए, तो सब कट कट के फोर्स जीरो हो जाता है, इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो इक्विलिब्रियम आने का कंडीशन क्या होती है, सब फोर्स मिलाकर जीरो हो रहा हो, तो हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम आ गया है। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो होगा या तो वो रेस्ट पर होगा, पर जरूरी नहीं, इक्विलिब्रियम मतलब क्या है, यूनिफॉर्म मोशन भी हो सकता है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इसकी क्या होती है, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है दोनों केस में, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो या रेस्ट पे, दोनों केस में इक्विलिब्रियम है, दोनों में एफ नेट जीरो होगा या एक्सेलरेशन नेट जीरो होगा, जो चाहे बोलो एक ही बात, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये होता है कि नेट में फोर्स जीरो या एक्सेलरेशन जीरो है, तो रेस्ट पर भी हो सकता है या फिर यूनिफॉर्म मोशन भी कर सकता है, तब भी वो इक्विलिब्रियम में ही कहलाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मुझे आपको यहाँ पे एक चीज सिखानी, कंपोनेंट कैसे लेते हैं, ठीक है। पहले कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, बेसिक बेसिक, फिर मैं आपको कुछ कंपोनेंट लेना सिखाऊंगा, हाँ इसके बाद आएगा वो कंपोनेंट्स लेने वाला, टेंशन नॉर्मल डायरेक्ट क्वेश्चन, पहले कुछ बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर इन सेम डायरेक्शन, गलत है। आर इक्वल, ये भी गलत है। हैव जीरो रिजल्टेंट, ये सही है। नेट मिलाकर सबका जीरो हो जाना चाहिए, ठीक है। A block of mass m is placed on a smooth inclined plane of inclination theta with the horizontal force exerted by plane on the block has magnitude। तो देखो ये एससी का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है जो मुझे चैप्टर का हमेशा से मिला है। ये क्वेश्चन बहुत क्लियरली बोलता है कि थीटा एंगल का कुछ है, यहाँ ब्लॉक एम रखा हुआ है, ये नॉर्मल वॉर्मल कुछ नहीं पूछ रहा, ये बोल रहा है ये रेस्ट पर है। अ ब्लॉक ऑफ मास एम इज प्लेस्ड ऑन, तो यहाँ पे एट रेस्ट, प्लेस्ड एट रेस्ट लिखना चाहिए, ये रेस्ट पर है, ये रेस्ट पर है, ठीक है, रेस्ट पर है। अब क्या होगा, यहाँ सोचो, यहाँ रेस्ट पर है तो क्या है, अब सोचोगे नॉर्मल एम जी कॉस थीटा जाइए वगैरह, वो कुछ नहीं सोचना, इतना जितना सोचोगे इतना आप गलत करोगे सवाल को। सवाल बहुत बेसिक कंसेप्ट पर है,
कि नेट फोर्स इस पे 0 होगा तभी ये रेस्ट पर है। रेस्ट मतलब क्या, इक्विलिब्रियम मतलब इस पे कितना, दो फोर्स लग रहे होंगे, एक तो इसका खुद का नॉर्म mg लग रहा होगा वेट, और दूसरा जो नेट में फोर्स है वो फोर्स होगा जो वेज लगा रहा है, प्लेन जो फोर्स लगा रहा है। दोनों मिला के 0 होना चाहिए, है ना। तो जो प्लेन ने फोर्स लगाया वो भी mg के बराबर ही होना चाहिए। सर पर नॉर्मल तो mg को बेटा वो सब कुछ मिक्स सब ऐड हो गया होगा, नॉर्मल फ्रिक्शन जो भी फोर्सेस मिला मिलू के नेट फोर्स यही आना चाहिए, वरना रेस्ट पे हो ही नहीं सकता। रेस्ट पे तब होगा जब नेट फोर्स 0 होगा। नेट फोर्स कब 0 होगा, नीचे mg लग रहा है तो एक ऊपर लगना पड़ेगा जो 0 कर दे उस mg को, खत्म हो गया, 0 हो गया। ठीक है, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। अगर रेस्ट पे नहीं होता तो फिर अलग बात होती, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, 3 blocks with mass m, 2m, 3m are connected by strings, ठीक है, as shown in the figure. An upward force F is applied to the block. The masses move at upward at constant speed v. What is the net force on the block of mass 2m? 2013 में आया था क्वेश्चन, अगेन वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही सबसे इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कांस्टेंट स्पीड बोल दिया है, मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, ये यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब ये इक्विलिब्रियम में है, दिस इज एन इक्विलिब्रियम। ऊपर एफ लग रहा होगा, नीचे कुछ मास वास का एमजी एमजी लग रहा हो, नेट में एफ नेट है 0। इस पे किसी पे टोटल फोर्स 0 होगा, तभी वो इक्विलिब्रियम पे चल पाएंगे, तभी, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी बोला एक तरीके से। बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन, बोथ बॉयज पुल द रोप विद एफ, टेंशन कितनी होगी, अभी सिखाया एफ ही होगी ना, इसने भी एफ से खींचा, बैलेंस आउट करो, टेंशन भी एफ होनी चाहिए, अब टेंशन सेम ही होती है, इसको भी एफ से ही खींचना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है ना। हाँ, अगर ऐसा हो जाए कि ये एफ से खींचा, इसने 2f से खींचा, अब क्या होगा, तो ये इस तरफ फिका जाएगा, टेंशन, अब वो एक्सेलरेशन वगैरह सब एडजस्ट होकर टेंशन सेम ही रहती है, टेंशन नहीं बदल सकती बेटा। टेंशन इन द स्प्रिंग इस इधर 5 से इधर 5 से खींच रहा है, बताओ, सेम आंसर 5 ही रहेगी। ठीक है, टेंशन चेंज नहीं होती। अब यहाँ पे बोला है करेक्ट फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है बेटा, सारे फोर्सेस जब हम ड्रॉ करते हैं डायग्राम को, उसी को फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं। नथिंग वेरी रेडिकल, नथिंग वेरी डिफिकल्ट, सोच के बताओ। A ball of mass m kept at a corner as shown in the figure is acted horizontal force F. Correct free body diagram. तो देखो बेटा क्या क्या फोर्सेस लगेंगे पहले सोचो, ये एक तो ये F लगाया है आपने, एक नीचे लगेगा mg। अब यहाँ पे ये टच कर रहा है, देखो जहां टच करेगा वहां परपेंडिकुलर नॉर्मल लग जाता है, तो देखो यहाँ पे टच हो रहा है, देखो एक यहाँ से लगेगा नॉर्मल ऊपर और एक यहाँ से लगेगा नॉर्मल इस तरफ। ठीक है, तो एक फोर्स लगा, एक नॉर्मल लगा, एक नॉर्मल ऊपर लगा, एक नीचे mg लगा। अरे ये क्या हो गया, हाँ ठीक है, तो ये आंसर सेकंड दिख रहा है, देखो इधर से एफ लगा, नीचे mg लगा, ये दो तो फिक्स है, फोर्स लगा। नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर लगता है, तो इससे परपेंडिकुलर हमेशा धक्का देगा नॉर्मल, है ना, जितना टच करोगे इतना धक्का पड़ेगा, तो mg दबा रहा है, नॉर्मल ऊपर लग रहा है, फोर्स इधर दबा रहा है, नॉर्मल इधर लग रहा है, तो ये आंसर मुझे सेकंड वाला वैलिड लग रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ डायग्राम समझ के फोर्सेस समझने हैं आपको। टेंशन एंड नॉर्मल के डायरेक्ट क्वेश्चंस, इसके पहले एक छोटी सी चीज आपको मुझे और पढ़ानी रहेगी, वो है एंगल डिस्ट्रीब्यूशन, प्लेन पे कैसे वर्क करते हैं। तो बेटा देखो एक सिंपल सा कंसेप्ट सिखाता हूँ, ये दो परपेंडिकुलर्स है, ठीक है, और ये दोनों भी परपेंडिकुलर्स है, ठीक है, समझना बेटा कि ये दो परपेंडिकुलर है और ये दो भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब इसमें पवन चक्की मेथड चलता है, विंडमिल मेथड, कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, एक एक छोड़ के एंगल सारे थीटा हो जाते हैं, जैसे सिंपल विंडमिल मेथड, मैं इसको विंडमिल बोलता हूँ, देखो विंडमिल बन गई, दिखा आपको विंडमिल बनते हुए, ये पूरे थीटा की होती है। इसका यूज क्या होता है, देखो अब क्वेश्चन प्लेन्स पर आएंगे बहुत सारे, है ना, एक एंगल थीटा होगा, और जब आप इसको सॉल्विंग करेंगे इसकी, मास एम, नीचे लगेगा mg का फोर्स, परपेंडिकुलर में लगेगा नॉर्मल का फोर्स, ठीक है ना। अब कंपोनेंट्स लेने रहेंगे, यहाँ पे देखना ध्यान से। अब
कंपोनेंट लेना थोड़ा मुश्किल पड़ता है स्टार्टिंग में, पर धीरे से आपकी आदत पड़ जाएगी इसकी। लेट्स टॉक अबाउट कंपोनेंट्स, ठीक है। ऐसे बाहर लगेगा नॉर्मल, ठीक है। अब ये कंपोनेंट देखें, ये एंगल थीटा है, ठीक है। सब परपेंडिकुलर वाला वही डायग्राम देखो आपको बनते हुए दिख गया होगा यहाँ पे। एम को साइड में कर दूं तो ये पूरा डायग्राम ही बन जाएगा ये वाला, देखो। तो देखो ये थीटा है, इसका मतलब ये वाला एंगल भी थीटा है, मतलब ये वाला एंगल भी थीटा होगा। पवन चक्की एक छोड़ के थीटा हो जाता है। फिर अगला ये वाला भी थीटा होगा, ये वाला भी थीटा होगा। तो अब इससे आप कहीं, आपको एक एंगल पता है और कहीं और पे जाके कोई और एंगल पे कंपोनेंट करने होते हैं। तो दिस विंडमिल मेथड्स हेल्प्स अ लॉट, इससे बहुत हेल्प हो जाती है कंपोनेंट करने में, ठीक है। दूसरी चीज आप सेकंड पता होना चाहिए, एम जी है तो अलोंग द प्लेन जो इसका दो कंपोनेंट होंगे, एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा, वो होगा एम जी का कॉस थीटा, और इधर साइन से दूर इस तरफ आ जाएगा एम जी का साइन थीटा। तो इस कंपोनेंट लेना ये इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चनों के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, इट इज़ वेरी सिंपल थिंग, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं जिसमें अपन ये वाले कंपोनेंट और अच्छे से देखेंगे। देखना सिंपल चीज़ है, यहाँ पे अपने को टेंशन और नॉर्मल निकालना है, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर। तो कैसे निकालेंगे, देखो एक तरीका, यहाँ टेंशन का फोर्स है, पहले फोर्सेस बना लो। इधर परपेंडिकुलर में लगेगा नॉर्मल का। अब आपको मैं सिखा चुका हूं एक बार, इस तरफ एम जी का कॉस थीटा लगता है। अब यह अंदर बैठ जाना चाहिए डायरेक्ट एकदम, एम जी का साइन थीटा लगता है इधर। ये हर बार करने नहीं बैठना, ठीक है। हर बार करने में इसमें बहुत टाइम चला जाएगा, तो हर बार नहीं करेंगे हम इसको। अब से डायरेक्ट अपन एम जी के कंपोनेंट कर लेंगे कि एम जी नीचे लगता है, इधर कॉस थीटा इधर साइन थीटा। तो अलोंग द प्लेन हमेशा जहां गिर रहा होता है वो सही है, गिरना अच्छी बात है, एम जी गिराओ सही है, साइन थीटा, ठीक है। तो अब बैलेंसिंग कर दो, देखो ये वाला बराबर और ये वाला बराबर, तो इक्विलिब्रियम आ गया। एम कितना है 10, जी कितना है 10, साइन 37 होता है 3/5। 100 इंटू 3/5, 5 से कटेगा 20, 3 जा 60 न्यूटन। और नॉर्मल कितना है, देखो न्यूटन नॉर्मल दोनों आंसर लेके, तो मैं नॉर्मल को जब लिखना हो अलग तो मैं ऐसा गोला बना देता हूँ हल्का सा, ठीक है। एम जी का कॉस थीटा 100 इंटू कॉस 37, 4/5 आ जाएगा 80 न्यूटन। एंड वेरी इजी सॉल्विंग। तो एक कंपोनेंट्स लेना आपको आना चाहिए। एक और सॉल्व करने का तरीका क्या है ऐसे क्वेश्चनों को, कि लेट्स से सर मुझे ऐसे सॉल्व नहीं करना, मैं थोड़ा अलग सॉल्व करूंगा। ठीक है, अलग सॉल्व करो, कैसे अलग सॉल्व करोगे, मैं सिखा रहा हूँ बेटा एक और तरीका सॉल्विंग का। अगेन उसको मैं यूज नहीं करूंगा कभी इसके बाद में, क्योंकि अगेन अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेट क्यों करूँ मेरी लाइफ को, जब सिंपल तरीके से जल्दी आंसर आता है। तो लेट्स से किसी को ये भी थॉट आएगा ना कि इधर नॉर्मल है, इधर टेंशन है, नीचे एम जी है। सर आपने विंडमिल मेथड से सिखाया हमको कंपोनेंट कैसे लेते हैं, है ना, ठीक है सर, आपने ही सिखाया। अब आप कि सर अगर ये 37 है तो ये भी 37 होगा, ये 37 होगा, ये 37 होगा, ये भी 37 होगा। तो बेसिकली हम नॉर्मल का कंपोनेंट ले लें, लेट्स से एन का कॉस 37, एन का साइन 37, टेंशन के कंपोनेंट इधर आ जाएगा कॉस, टेंशन का कॉस 37, ऊपर आ जाएगा साइन, टेंशन का साइन 37, नीचे चला जाएगा एम जी। सिंपल चीज है, देखो एन का अब इससे क्या निकल जाएगा, पहले एक्स इन दोनों को बैलेंस आउट करो, एन साइन 37 इज टी कॉस 37, एन इंटू 3/5 इज टी इंटू 4/5, 5 काटो, 3n इज इक्वल टू 4t, ठीक है। एम जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन कॉस 37 प्लस टी साइन 37। चलो टी निकाल लेते हैं,
n को रख दो 4t/3, 4t/3 cos 37 4/5 प्लस t sin 37 3/5, एलसीएम लो 5/5 मल्टीप्लाई कर दो, mg 4 4 16t प्लस 5 3 15t अपॉन में 25, mg कितना है 100, 10 10 100 इंटू 25, 16 प्लस 15 कितना हो जाएगा 11 और 31t। अरे आई हैव डन सम मिस्टेक्स प्रिटी मच, आई एम श्योर। हाँ सॉरी, यहाँ गलती कर दी मैं छोटी सी, 5 तो है, 3 चाहिए यहाँ पे बेटा, 3 3 होगा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, माई मिस्टेक। 16t प्लस 9t अपॉन में 15, 100 इंटू 15 इस 25t, तो कट ऑफ 5 से 25 काट दो, 25 4 जा 15 4 जा 60 न्यूटन, यहाँ पे पुट कर दो 60, तो नॉर्मल आता है 4t/3, 4 इंटू 60/3 कटेगा 20, नॉर्मल आ जाएगा 80 न्यूटन। वही देखो सेम आंसर आ गया 60 80। पर इसमें देख तुमने देखा कि जो एक्स और वाई में कंपोनेंट करना इज वेरी डिफिकल्ट इन क्वेश्चनों में, अननेसेसरीली सॉल्विंग बढ़ जाती है ना। तो यहाँ पे एक्स और वाई कंपोनेंट की जगह अपन कंपोनेंट हमेशा ऐसे करेंगे, इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंपोनेंट और इसको बोलेंगे अलोंग द प्लेन। तो यहाँ हम लोग कंपोनेंट्स ज़्यादा फास्ट हो जाता है अगर हम कंपोनेंट करें अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, इससे क्वेश्चन सॉल्विंग की स्पीड बहुत बढ़ जाती है एंड दैट इज अ मच बेटर इंपॉर्टेंट ऑप्शन। मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे क्वेश्चन फास्ट सॉल्व होने चाहिए, मेथड आप अपने अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हो। लेट्स मूव फॉरवर्ड, अब सवाल देखते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास ऑफ 10 की, चलो पहले कुछ और बेसिक सवाल मैं खुद ही करवाता हूँ, ठीक है, बेसिक सवाल। यहाँ मास m है, टेंशन कितनी हो जाएगी, नीचे mg लगा ऊपर टेंशन लगी, टेंशन बराबर है mg, खत्म हो गया ये चीज, चलो बहुत बढ़िया। यहाँ मास m1 है, यहाँ मास m2 है। अब देखो यहाँ दो टेंशन होगी सर, आपने बोला था सेम रस्सी में सेम टेंशन होती है, तो बेटा रस्सियाँ अलग अलग है ना, इस रस्सी में टेंशन कितनी होगी, ले लो T2, हमेशा ऊपर नीचे दोनों तरफ हमेशा खींचती है टेंशन। यहाँ टेंशन T1, टेंशन बना लिया, mg लगेगा इस पे m2g, mg हमेशा नीचे लगता है, इस पे लगेगा m1g। अब सिंपल काम है बैलेंसिंग का, इधर बैलेंस करें हम, इसको बैलेंस करें, लेट्स इसको बैलेंस करते हैं, ऊपर T2 लगा नीचे m2g लगा, T2 बराबर m2g, खत्म हो गया, सॉल्व हो गया, सिंपल सॉल्विंग। इस पे देखें, ऊपर लगा T1 नीचे लगा m1g और ये T2 भी तो खींच रहा है, नीचे लगा T2, तो ऊपर T1 बराबर T2 प्लस m1g, T2 कितना है यहाँ से देखो m2g प्लस m1g, तो T1 की वैल्यू आ जाएगी m1 प्लस m2g कॉमन। सिंपल क्वेश्चन है, टफ नहीं है, ठीक है, पर इसको करने का थोड़ा अलग तरीका भी हो सकता है। देखो आप ऐसे देखो, टेंशन और mg के अलावा तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, ठीक है, आप ऐसे इमेजिन करो इस T2 ने सिर्फ इस m2 मास को खींचा, तो T2 m2g डायरेक्ट लिख दो। जो T1 ने इस m1 को खींचा, पर ये भी तो रस्सी पकड़ के इस पे लटका हुआ है, तो T1 जो टेंशन है ना, इसने एक तरीके से इन दोनों मासेस को खींचा है, ये दोनों का वजन उठा रही है, ऊपर वाला है ना, तुम्हारा पैर पकड़ के कोई लटक जाएगा तो तुम, जैसे तुम लोगों ने देखा होगा जिम में जब वेट बनाते बॉडी बिल्डिंग करते हैं, तो कई लोग अपने पैरों पे वेट बांध लेते हैं, वो वेट बांधने से उनका वेट ओवरऑल वेट बढ़ जाता है ना, तो ज्यादा हाथ को ज्यादा दम लगता है ऊपर उठने में, जितना तुम्हारे नीचे लटका हुआ है कोई आदमी इतना तुम्हारा वजन बढ़ जाता है ना। तो यहाँ डायरेक्ट T1 को आप लिख सकते हो m1 प्लस m2g, क्योंकि दोनों का वेट यही उठा रहा है एक तरीके से। एक क्विक मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन होता है, लेकिन बहुत सिंपल है, एक दो बार प्रैक्टिस लगेगी इसके बाद और इजी हो जाएगी सब चीज़ें आपके लिए, ठीक है, दिस आर नॉट डिफिकल्ट अप्रोच, हाँ डिफरेंट है नो डाउट, पर डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। सो लेट्स से क्वेश्चन थोड़ा सा करते हैं, लेट्स से मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ करने के लिए।
या मास m है या 2m है, यहाँ पे लेट से 5m ले लिया। चलो टेंशन डायरेक्ट बताओ इसकी। टेंशन T3 कितनी होगी, T2 कितनी होगी, T1 कितनी होगी आपको। चलो मैं दे रहा हूँ पूरे 10 सेकंड, ट्राई करिए सॉल्व करना इस क्वेश्चन को। सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट से सॉल्व हो जाएगा, आराम से बताइए। हो गया सॉल्व। चलो तो T1 ने कितना खींचा mg को, डायरेक्ट कर दो। T2 ने इन दोनों को खींचा है, 2m और m को, 3mg हो गया टेंशन। और T1 ने इन तीनों को पकड़ के ये T1 खींच रहा है। 5 + 2 7 + 1 8 mg हो गया। सिमिलर एक्शन होता है नॉर्मल में, बस थोड़ा सा अपोजिट काम हो जाता है। जैसे कि मैं बोलूं, अगर मैं धरती पे खड़ा हुआ हूं, मास है m1, अब m1g तो नीचे लगेगा ही, ग्रेविटी हमेशा ही लगेगी। ऊपर लगेगा नॉर्मल का फोर्स, अर्थ पे जो लग रहा है, अर्थ धक्का मार रही है नॉर्मल, तो नॉर्मल बराबर m1g, जो कि सिंपल सॉल्विंग होती है। पर इसमें ही अगर मैं ऐसा कर दूं, अब 2 डब्बे डाल देता हूं, इसका मास m1, इसका मास m2। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जो m2g इसका वेट है और जो m1g इसका वेट है, वो तो लगना ही है नीचे। नॉर्मल क्या क्या लगेगा, एक नॉर्मल लगेगा, ये धरती से कांटेक्ट वाला n1 इसको यहाँ धक्का मारेगा, और एक ये दोनों टच में है, तो ऊपर नीचे यहाँ n2 लगेगा। हमेशा पेयर में आकर करता है ना, ऊपर तो नीचे भी। ये n1 भी पेयर में, हाँ बेटा, दूसरा इसका फोर्स n2 ये अर्थ पे लगा है, तो अर्थ तो हिलेगी नहीं आपके नॉर्मल से, क्योंकि ओवरऑल हर डायरेक्शन से नॉर्मल लगता है अर्थ पे, तो नेट में 0 हो जाता है। आपके नॉर्मल से अर्थ नीचे हिलेगी, टेंशन मत लो इतना, ठीक है। पर अर्थ पे भी नॉर्मल लगता है, ठीक है। तो ऐसा मत समझना, कई लोग बोलते हैं नॉर्मल और mg एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होते, बेटा याद रखना, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट पे नहीं लग सकते ना एक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो इस नॉर्मल का जो रिएक्शन नॉर्मल है वो अर्थ पे गया है, नॉर्मल एंड mg आर नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर, है ना। एक आपको कल की क्लास में बहुत अच्छे से सिखाया मैंने, एक ही ऑब्जेक्ट पे एक्शन रिएक्शन नहीं लग सकता कभी भी, है ना, हमेशा 2 ऑब्जेक्ट होते हैं। तो पहले तो नॉर्मल सॉल्विंग करते हैं एफबीडी से, ऊपर से सॉल्विंग करो, इजी होगा, या नीचे से कर लो, चलो आपकी इच्छा हो तो। इस पे देखें क्या हुआ है, नीचे वाले m1 पे, नीचे लगा n2, ऊपर लगा n1, नीचे लगा m1g, n1 बराबर n2 + m1g। ऊपर वाले की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, ऊपर लगा n2 और नीचे क्या लग रहा है m2g, n2 बराबर m2g। ओके, n2 की वैल्यू रख दो, n1 आ जाएगा m1 + m2g। सेम ही है टेंशन जैसा, तो थोड़ा सोचना रहेगा, क्या सोचना है वो भी बता रहा हूं मैं। देखो ऐसे सोचो, इसमें बाहर ऊपर से आ रहा है, देखो टेंशन में जो सबसे नीचे लटका है वो सबसे इजी है उसके लिए। जितना ऊपर लेकर तुम वेट, जितना तुम्हारे पैरों पे लटका रहेगा, उतना तुम्हारा वजन, तुम्हारे हाथ में टेंशन बढ़ जाएगी। नॉर्मल में कोई तुम्हारे सर पे चढ़ के बैठा है, तो देखो यहाँ पर तो ये सिंपल है, इसके सर पे सिर्फ m2 बैठा है, ये नॉर्मल m2g हो जाएगा। पर जो n1 है बेटा, देखो ये धरती पे खड़े, यहाँ पे तुम खड़े हो, तुम्हारे सर पे ये भी खड़ा है, तो जो अर्थ है उसको तो तुम दोनों को झेलना है ना, हाँ, तुम दोनों बोझ हो उसके ऊपर, तो अर्थ को जितना नीचे आएंगे उतना मास ऐड हो जाएगा, m1 + m2g आ जाएगा, ऐसा। चलो सेम क्वेश्चन देखें एक और सिंपल सा। मास m है, इसके नीचे 3m है, इसके ऊपर लगा दिया 7m। अब आपको नॉर्मल बताना है सबके बीच का, तो यहाँ लगेगा ऊपर n1, इसको ले लो n2, पेयर में लगते हैं नॉर्मल हमेशा, इधर ले लो n3। ये नीचे वाला पेयर अभी इग्नोर कर दो, इससे सिर्फ डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम। देखो भैया, ये वाला n1 को सिर्फ mg उठाना है ना, तो n1 बराबर mg खत्म हो गया। ये वाला n2 को टेक्निकली ये वाला 3m और m दोनों का वजन इसके ऊपर लग रहा है, तो n2 क्या हो जाएगा, 3m + m 4mg। और जो धरती है उसके ऊपर सबका ही मास लग रहा है, तीनों के तीनों इसके ऊपर है, तो ये हो जाएगा 11mg, 7 + 4 11mg आंसर आ गया, ठीक है। तो ये बेसिक्स था। अब यू आर रेडी फॉर गुड क्वेश्चंस। अब सवाल करेंगे हम। स्टार्टिंग में हमने एससीबी के क्वेश्चन करी, मैंने आपको पहले ही बोला था एससीबी के क्वेश्चंस तो मैं भर भर के करवाऊंगा आपको, क्योंकि एससीबी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक फॉर क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए एससीबी बहुत जरूरी है। एससीबी से आप बहुत कुछ सीखोगे, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बहुत अच्छे से उसमें सिखाए गए।
चलिए स्टार्ट करें। अ ब्लॉक ऑफ मास 10G इज सस्पेंडेड थ्रू 2 लाइट स्प्रिंग एज शोन। 2 स्प्रिंग से mg को यहाँ पे टांग दिया मैंने, बोथ स्केलर रेटिंग। देखो इनका कोई मास है क्या, लाइट बोला है मतलब मासलेस है बेसिकली। आपको हिंट समझनी पड़ेगी, बोलते नहीं हो, समझना पड़ता है। तो मासलेस है, तो एक ही रस्सी है जो यहाँ से यहाँ तक ऊपर जाएगी, एक ही रस्सी है तो एक ही टेंशन होगी। टेंशन कितनी, mg 100 न्यूटन। सर 10, अरे जी का भी तो 10 आएगा, mg यहाँ की टेंशन भी 100 न्यूटन रहेगी। 1000 लगा देते तो भी 100 न्यूटन ही रहती है, क्यों सब में, क्योंकि एक ही रस्सी है ऊपर तक जो जा रही है। ऐसा तो नहीं अगर अच्छा रस्सियों के बीच में अगर कोई और मास आ जाता तो ऐड हो जाती, पर ऐसा है ही नहीं, है ना। बोथ स्केल में 100 न्यूटन या फिर 10 kg, ठीक है, 100 न्यूटन या 10 kg। क्लियर है, सिंपल सी बात। 100 न्यूटन रीट होगा, 100 न्यूटन मतलब कितना होता है, 10 kg होता है। फाइंड द टेंशन T2 फॉर सिस्टम। अब यहाँ पे T2 निकालनी है। देखो टेंशन में नीचे चालू करते हैं। देखो इस T2 ने कितना भार उठाया है, इन दोनों को उठा रखा है। T2 बराबर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 mg कितना हो जाएगा, 5g। ग्राम नहीं है, G10 है ना, 15 न्यूटन या 5 ग्राम न्यूटन बोल लो, एक ही बात है ना। या तो 15 न्यूटन बोलो या 5g बोल लो, 5g न्यूटन। जी की वैल्यू 10 नहीं रखी उन्होंने, ठीक है, सिंपल है, इजी इजी क्वेश्चन। अगला है लामिस थ्योरम और लामी आंटी थ्योरम जो होती है। लामिस थ्योरम एक इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है बेटा। इसको स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा बेसिक्स मुझे आपको सिखाना पड़ेगा एक, हालांकि बेसिक मैथ्स में हमने पढ़ा है, फिर भी एक क्विक रिवीजन में देयर इज नो प्रॉब्लम, है ना। जैसे देखो साइन की वैल्यूज जो आपको पता है, सिंपल सिंपल चीज बात है। लेट्स से साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, ये अपने को वैल्यूज रट चुकी है, अब इसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। 0 सर 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 हमको ये रटी हुई है, ठीक है। सेम वैल्यूज रिपीट हो जाती है, आगे जाते हैं तो जैसे कि साइन जो है 120 और 60 बराबर होता है, साइन 135 और 45 बराबर होता है, और साइन 150 और 30 बराबर होता है, और साइन 180 और साइन 0 बराबर होता है। इट सिंपल सिंपल सोबर चीजें होती है। कॉस में वही हम सेम चीजें लेकर चलें। कॉस में सिमिलर होता है, कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90, 0, 1/2, √1/√2, √3/2, कॉस 0 1 होता है। सेम कॉस 180, उधर से कॉस 150, कॉस 135, कॉस 120, सेम वैल्यूज होती है। 1 √3/2, 1/√2, 1/2, बस माइनस आ जाता है इनमें, ठीक है। साथ में बता दिया, मेनली हमको इसकी जरूरत पड़ती है लामिस थ्योरम पढ़ने के लिए। तो अब से ना जब भी साइन 120 आएगा साइन 60 पटक देंगे डायरेक्ट। 130/45 देख देख के समझ में आता है, सेम वैल्यूज होगी। और 30 आए तो 150, 150, 30 एक ही बात है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट सेम सेम वैल्यूज रखेंगे, सॉल्विंग में हमारी बहुत हेल्प हो जाएगी इससे। अब बेसिकली लामिस थ्योरम है क्या बेटा, तो लामिस थ्योरम हमने पढ़ा था कभी भी पॉलीगॉन लॉ, अगर 3 फोर्सेस ऐसे हैं तो एफ नेट 0 होना चाहिए। इसी को हमने रीअरेंज कर दिया इस तरीके से कि तीनों एक ही जगह पे लिया है, ऐसा ऐसा ऐसा। इसमें भी एफ नेट 0 होना चाहिए, इसमें भी एफ नेट 0 होना चाहिए। ये है लामिस थ्योरम कि 3 फोर्सेस हैं, F1, F2, F3, और एफ नेट अगर 0 हो रहा है तो देखो F1 के अपोजिट, देखो ऐसा ही जाके फटा ये एंगल θ1 कहलाता है, F2 के अपोजिट जाके फटा ये एंगल θ2 कहलाता है, F3 के अपोजिट जाके फटा ये एंगल θ3 कहलाता है। तो F1/sin θ1 इस F2/sin θ2 इस F3/sin θ3, इसको लामिस थ्योरम बोलते हैं, इसको बोलते हैं लामिस थ्योरम, इसे बोलते हैं लामिस थ्योरम। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम लामिस थ्योरम। उल्टी भी लिख सकते हो आप इसको चाहो तो, कि sin θ1/F1 इस sin θ2/F2 इस sin θ3/F3।
दोनों सेम ही, आपको देख के समझ में आ गया होगा, सेम सेम थ्योरम है। तो ये दो थ्योरम को बोलते हैं लामीज थ्योरम, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, लामीज थ्योरम। ठीक है, इक्विलिब्रियम में जब तीन फोर्स होते हैं तो लामी से सॉल्विंग बड़ी फास्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन जो हमने करा है इसको वापस से लामी से करते हैं हम। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये वाला। यहाँ थी टेंशन, नॉर्मल और एमजी, तीन फोर्स ही थे मोटे मोटे देखे तो। यहाँ थी टेंशन, इधर था नॉर्मल, नीचे था एमजी। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द एंगल्स। ठीक है, ये एंगल थीटा है, इधर ये एंगल थीटा आ जाता है। नीचे लग रहा है mg, इधर लग रहा है टेंशन, इधर लग रहा है नॉर्मल। ये एंगल थीटा, थीटा, ये थीटा, ये थीटा। चलो लामीस लगाते हैं। mg के अपोजिट एंगल कितना है? देखो तीन फोर्सेस है, बाकी सबको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, mg ये है, रेड वाले में देखो ना, येलो इग्नोर कर दो। mg के अपोजिट एंगल कितना है? ये है एंगल mg के अपोजिट, ये तो कितना 90 डिग्री है पूरा। mg अपॉन में साइन 90। टेंशन के अपोजिट फोर्स कितना है, एंगल कितना है? ये टेंशन है, इसके अपोजिट एंगल है रेड में, देखो सिर्फ ये है पूरा एंगल। देखो कितना हो जाएगा, ये तो 90 हो गया। इसको अपन कैलकुलेट करें तो देखो ये ऐसे कैलकुलेट कर लो, ये 180 है पूरा, इसमें थीटा हट गया, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? या तो ऐसे 180 ऐसा ले लो, ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो 90 माइनस थीटा, थीटा 90 माइनस थीटा, एक थीटा थीटा कट गया, 180 माइनस थीटा। या फिर डायरेक्ट ऐसे सोच लो, ये पूरा एंगल 180 है, इसमें थीटा हटा दिया, ये पूरा एंगल हो गया साइन 180 माइनस थीटा। नॉर्मल का देखें एंगल, ये बचा हुआ एंगल नॉर्मल का हो जाएगा, ये है 90 थीटा, साइन 90 प्लस थीटा। अब साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है, और साइन 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा होता है तो वो बदल जाता है, कॉस थीटा हो जाता है। mg बाय साइन 91 इज t बाय साइन थीटा इज n बाय साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। तो t बराबर क्या आ गया, mg का साइन थीटा, और नॉर्मल बराबर क्या आ गया, mg का n n और n mg का कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लामी से भी सेम क्वेश्चन सॉल्व हो गया जो हमने नॉर्मल सॉल्विंग करी थी। ठीक है, लामी से भी सॉल्व हो गया। ठीक है, नॉट टफ। हाँ, पर लामी में थोड़े से एंगल्स देखने पड़ते हैं ना, थोड़ा एंगल का लफड़ा होता है, थोड़ा एंगल वेंगल देखना जरूरी है लामी के लिए। अब ये क्वेश्चंस करेंगे और क्लियर हो जाएंगे सवाल। जैसे देखो, वेट mg सस्पेंडेड फ्रॉम द मिडिल ऑफ अ रोप हुज एंड एट सेम लेवल। ठीक है, रोप इज नो लॉन्गर हॉरिजॉन्टल, इसको थोड़ा लास्ट में करेंगे, हॉरिजॉन्टल वाले जो होते हैं इन्हें थोड़ा लास्ट में करेंगे दोनों क्वेश्चनों को। पहले नॉर्मल क्वेश्चंस कर लेते हैं लामी के। ठीक है, चलिए देखिए, पहले सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इसमें टेंशन निकालनी है। दो टेंशन है तो तीन धागे हैं, इसमें तो टेंशन हमको पता है mg होगी 200 न्यूटन, ये टेंशन T1 और ये टेंशन T2 निकालनी है हमको। ये एंगल 135 दे रखा है। तो देखो सिंपल, इतना भी मुश्किल नहीं है, जितना कॉम्प्लिकेटेड अपन कर लेते हैं। ये है T1, ये है T2, और ये 135 डिग्री है, नीचे mg है 200 न्यूटन। अब जैसे देखो, पहले तीनों एंगल निकालना बेटर है। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री दिख रहा है मेरे को, सिंपल है। ये एंगल कितना हो जाएगा 90, तुम देखो इसको देखो, ये 90 है, ये 45 होगा, 180 माइनस 45, ये भी 135 डिग्री आ जाएगा। या टोटल तीनों को मिला के 360 डिग्री होना चाहिए, वहां से भी निकाल सकते हो।
तो मेनली एंगल निकालना है। एक बार एंगल निकल गया फिर क्वेश्चन बड़ा इजी है, तुम्हें टाइम लगेगा एंगल निकालने में। अब देखो 200 अपॉन में साइन 135 इस T1 अपॉन में साइन 90 इस T2 अपॉन में अपोजिट एंगल साइन 135। अब 200 साइन 135 1/√2 ऊपर चला गया, T1/1 T2 बाय साइन 135 √2 ऊपर चला गया, तो T1 बराबर डायरेक्ट कितना आ गया 200√2 न्यूटन, और इन दोनों में √2 कट जाएगा, T2 कितना आ जाएगा डायरेक्ट 200 न्यूटन। सर इसको बिना लामी के कर सकते हैं? हाँ बेटा, हर क्वेश्चन लामी वाला बिना लामी के हो सकता है। आप सेकंड तरीका जो ओरिजिनल मेथड हमने पढ़ा था, कंपोनेंट लेके भी सॉल्व कर सकते हो, कंपोनेंट भी दोनों डायरेक्शन में लेके सॉल्व कर सकते हो। तो यू हैव 2 मोर मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। कैसे 2 और मेथड है? तो लामी इज नॉट अ कंपल्शन, इट इज अ एक्स्ट्रा थिंग आपके लिए, जिससे आपकी स्पीड बढ़ जाती है सॉल्विंग की। हाँ, पर उस पर थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का, थोड़ा सा एंगल निकालने का, तो जिसका मैथ स्ट्रॉन्ग है उसको हमेशा एज मिलेगी फिजिक्स में, हमेशा आपको एज मिलती है मैथमेटिक्स से। मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग करने का फायदा मिलता है, इसलिए बेसिक मैथ्स पे ध्यान भी दिया जाता है, ठीक है। हमेशा हर क्लास फिजिक्स की बेसिक मैथ से क्यों स्टार्ट होती है? क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, और लोग उसी को छोड़ के बाकी सब बेसिक मैथ्स तो आता है, तुम्हें नहीं आता है बेसिक मैथ्स जिसका स्ट्रॉन्ग है उसको पूरे फिजिक्स में कहीं पर डाउट नहीं आएगा, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिजिक्स इज बहरूपिया, एक्चुअली मैथ्स ही पढ़ रहे हैं हम और कुछ नहीं है। चुड़ैल पीछे छोड़ देगी बेटा, मैथ्स पीछे नहीं छोड़ेगा। मैं तुम्हें हर रोज बोलता हूँ, हमेशा बोलता रहूँगा, जिसका मैथ्स स्ट्रॉन्ग है उसको फिजिक्स में प्रॉब्लम आती ही नहीं है। देखिए T1 है, T2 है, 200। कंपोनेंट कैसे करना है सेंसिबल बनाता है, देखो मुझे दिख रहा है ये कंपोनेंट करना बहुत सेंसिबल है, इसके 2 कंपोनेंट कर लूंगा, इजीली बैलेंस हो जाएगा। ये एंगल 45 डिग्री है सर, 135 है ना, हाँ 90 हटा दे, 45 बचा। इधर कंपोनेंट कर, T1 का cos 45 1/√2, और यहाँ आ जाएगा T1 का sin 45। चलो देख ऊपर, इधर देख लें ऊपर का, T1 cos 45 ऊपर वाला बराबर नीचे वाला 200, 1/√2 इज 200, T1 आ गया कितना 200√2, खत्म। अगला x से बैलेंसिंग, T2 बराबर T1 sin 45, T2 बराबर T1 क्या है 200√2, यहाँ से देखो sin 45 1/√2 काटो, T2 आ गया 200 न्यूटन। अच्छा, तो यू हैव मल्टीपल वेज ऑफ सॉल्विंग द सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। वही चीज मैं कब से बता रहा हूँ बेटा, सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने के मल्टीपल मेथड्स होते हैं, देयर आर मल्टीपल फिलोसॉफीज एंड इजी है, इतना मुश्किल नहीं होता ओवरऑल देखे तो, ठीक है। इट इज द वन एंड द सेम थिंग। लेट्स गो। इन द गिवन डायग्राम टेंशन इन द स्ट्रिंग सी स्ट्रिंग में टेंशन बतानी है। देखो यहाँ टेंशन है 200 न्यूटन, टेंशन T1 बोल लो, यहाँ टेंशन T2 बोल लो, ये 45 डिग्री दे रखा है, तो ये अब देखो सारा गेम देखो, एक बार आपने एंगल निकाल दिया क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ये तो 90 डिग्री दिख रहा है मेरे को, 45 सब दिख गया, ठीक है। तो देखो अगर ये 45 है, T1 निकालना है सवाल में, ठीक है। 90 कैसे बोलो बेटा, ये 45 है तो ये भी 45 ही होगा, 90 डिग्री ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब इसने बोला ये 45 है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये भी 45 ही होगा, तो 180 माइनस 90, 45 45 90 बचा। अगर मैं देखो डायरेक्ट तो ये एंगल 90, ये एंगल 90 है। अब लामिस के लिए मैं रेडी हूँ लगाने के लिए। देखो mg अपॉन में साइन 90 इस T1 अपॉन में T1 के अपोजिट एंगल ये पूरा है 135 इस बराबर T2 अपॉन में इसके भी एंगल ये पूरा 135, बस mg के अपोजिट 90 है, देखो खत्म। तो T1 T2 बराबर ही होगा, कोई सा भी निकालने को बोलते हैं की बात है, साइन 91 होता है T1 बाय 1/√2 पर T1√2 इस T2√2, T1 T2 बराबर mg बाय √2, mg कितना है 20 का 200 बाय √2,
200/√2 बोलो। अब देखो, अब आगे सॉल्विंग फिर मैथ से है। T1 बराबर कितना हो गया 200/√2। इसको हम लिखेंगे ऊपर नीचे √2 मल्टीप्लाई कर दो सॉल्विंग इजी करने के लिए। 200/√2 √2 इंटू 2 कर देंगे, 2 रैशनलाइज कर दिया बेटा, काटो 100/√2। अब 100/√2 भी ऑप्शन में नहीं तो √2 की वैल्यू रख दो, 1.414 न्यूटन। तो यह जाएगा 141.4 के आसपास कुछ आंसर आ रहा है, 141 न्यूटन। That's how you do it। देखो सर, यहीं पर √2 1.414 रख देते तब कैलकुलेशन टफ हो जाती बेटा, आपको 14 समथिंग से डिवाइड करना पड़ता 200 को, वो थोड़ा टफ हो जाता। हमेशा रैशनलाइज करके आसान होता है क्योंकि रूट उससे नीचे से ऊपर आ जाता है। डिनोमिनेटर में रूट से डिवाइड करना मुश्किल है, मल्टीप्लाई करना ईजी होता है रूट से हमेशा। तो ये रैशनलाइजेशन होता है, हमेशा नीचे का रूट को ऊपर के रूट पे कन्वर्ट कर दो। आगे सवाल देखें और दीज आर ऑल लामी के क्वेश्चन, ठीक है। अगेन बिना लामी के हो जाएगा सर, हो जाएगा, बिना लामी के करके दिखाइए ना सर, कर देते हैं। बिना लामी के हर एक लामी का क्वेश्चन बिना लामी के हो जाता है, तो लामी इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। बिना लामी के भी लामी का हर क्वेश्चन हो जाता है। कंपोनेंट लेना आना चाहिए बेसिकली आपको। यहाँ पे T2 है, यहाँ पे T1 है। मैं वो यहाँ पे ज़्यादा आसान क्या, इसके कंपोनेंट लोगे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, mg के कंपोनेंट ले लो ऐसे और ऐसे। ये 200 है, 45 डिग्री पर है, 200 का cos 45, 200 का sin 45। इससे ये ज़्यादा आसान दिख रहा है। देखो डायरेक्ट देखो, T1 बराबर 200 का sin 45, 200 का sin 45 1/√2, वही 200/√2 आ गया। फिर आगे सॉल्विंग वही है, ऊपर नीचे √2 मल्टीप्लाई करो ताकि √2 नीचे 2 हो जाए। 200/√2 उसे कटेगा 100/√2, 100 इंटू √2 की वैल्यू 1.414, तो 141.4 न्यूटन। इसमें ज़्यादा आसान हो गया ना, हाँ इससे ज़्यादा आसान हो गया। तो अगेन इट इज ऑल डिपेंडेंट अपॉन क्या कैसा क्वेश्चन है, कैसा क्या है, क्या सिनेरियो बैठ रहा है। तो इसमें इससे ज़्यादा आसान लग रहा है मेरे को लामी से, तो इट्स जस्ट अ मेथड है करने का, एक टूल है, यू हैव अ टूल। ऑल फॉर्मूलाज और मेथड सिर्फ टूल है सॉल्विंग के लिए। कौन सा टूल बैठ जाए अच्छी बात है, कईयों को अबेकस अच्छा लगता है, वो यूसी मास वगैरह मास्टरमाइंड अबेकस वाले लोग ना ऐसे करके सॉल्व करते रहते हैं, वो लोग बहुत स्पीड में करते हैं भाई, वो उनकी स्पीड गायब हो जाती है, वो 100 की टेबल बोल देते हैं, 200 की टेबल तो तुम भी बोल दोगे, 95 की टेबल 93 की टेबल सुना देंगे वो लोग। वो ऐसे बड़ा बड़ा माइंड नहीं कैसे करते हैं, जो फिंगर रिफिंग जैसे फिंगर, वो उनका टूल है। कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, वो तुम्हारा टूल है, तो यार मल्टीपल टूल्स, तुम्हारी इच्छा है ना। चलिए अब होमवर्क लो, कुछ क्वेश्चन लामी के 2 क्वेश्चन, अब होमवर्क लीजिए आप। अ मास 100 kg सस्पेंडेड विद द यूज ऑफ स्ट्रिंग ए बी सी, ठीक है, ठीक है। टेंशन स्ट्रिंग भी पूछा है भाई, 100 है, इसकी टेंशन पूछा है, तो कंपोनेंट लेके करो या लामी से करो, आपकी मर्जी, मुझे आंसर चाहिए इसका। ट्राई करें आप, कंपोनेंट से करें या लामी से करें, आपकी मर्जी, दैट इज ऑल फाइन। स्ट्रिंग में कौन सी वाली में 45 डिग्री ना, टेंशन चाहिए, 100 ग्राम न्यूटन ही आंसर आएगा, 100 जी न्यूटन आएगा, क्योंकि देखो 45 डिग्री ना दोनों बराबर ही हो जाएंगे। तुम चाहो तो ट्राइंगल भी बना लो उसका, देखो ऐसा कुछ ट्राइंगल बनेगा, देखो नीचे ये 100 है, 100 जी 1000 तक 100 जी है ये, और ये पूछा है, और ये एंगल 45 डिग्री है, ये दोनों बराबर ही होने चाहिए मतलब बेसिकली। तो चलो मैं तो कॉमन सेंस पे निपटा रहा हूँ इस चीज को, आप सॉल्व करो, आंसर यही आएगा सेम टू सेम। चलिए एक और सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, इनमें से क्या क्या सही है आओ समझते हैं। TWR अगेन इस सारे सब चीज यूज हो जाएगी। पहले तो मेटल स्फीयर इज हंग बाय अ स्ट्रिंग फिक्स टू अ वॉल, ठीक है। फोर्सेस एक्टिंग ऑन द स्फीयर आर शोन इन द फिगर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये इक्विलिब्रियम पे है, चल रहा है नहीं चल रहा, तो तीनों का सम 0 होना चाहिए, वेक्टर सम सही है, ए सही है। ये वाला गलत हो गया, इसमें ए नहीं आ रहा है, ए क्योंकि आना चाहिए, ए आ रहा है, ए आ रहा है, ए आ रहा है। बी T² बराबर R² पर W², ये समझना पड़ेगा, ट्राइंगल बना के देखो बेटा, ये T है, इधर R है, देखो इन तीनों को ऐसे एक के नीचे एक लाने की कोशिश करो, ट्राइंगल बनाने की। देखो ये T है, R है, ऐसा है T, ऐसा है W, थीटा पे क्या ट्राइंगल बन रहा है, हाँ। राइट एंगल बन रहा है, हाँ।
क्या डब्ल्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर आ रहा है, पाइथागोरस थ्योरम आ रहा है, तो सेकंड वाला भी सही हो जाएगा, बी वाला भी सही है, बी है, बी है, बी है। टी बराबर आर प्लस डब्ल्यू, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि वेक्टर तो ये कैसे हो जाएगा, ये तो स्केलर वाली बातें हो गई, बकवास है, तो ये वाला भी गलत हो गया, सी वाले आंसर आ जाएगा ये। फोर्थ वाला सही है, डब्ल्यू बराबर आर टेन थीटा, टेन थीटा निकालो क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आर बाय डब्ल्यू, डब्ल्यू टेन थीटा बराबर आर आ गया। फिर लामी से करें, लामी से कर लो, लामी से करो, उसमें एंगल निकालना पड़ेगा, टी है, आर है, डब्ल्यू है, एंगल निकालो, ये 90 डिग्री दिख रहा है आपको, ठीक है, इधर ये थीटा है, तो ये इधर ये थीटा हो जाएगा, ये पूरा 180 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये वाला एंगल पूरा 90 प्लस थीटा हो जाएगा। डब्ल्यू अपॉन में साइन 90 प्लस थीटा इस आर अपॉन में साइन 180 माइनस थीटा इस टी अपॉन में 90 साइन 90, ऊपर ले जा रहा हूँ उसको सॉल्विंग के लिए, ठीक है। डब्ल्यू अपॉन में साइन 90 प्लस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, आर साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा, टी अपॉन में 1 आ गया, तो डब्ल्यू, अब इसमें सारी कैलकुलेशन बेसिक बेसिक हो जाएगी सॉल्विंग, देखो W बराबर क्या आ गया, टी का कॉस थीटा, आर बराबर आ गया कितना, टी का साइन थीटा, स्क्वायर करके ऐड कर दो, W स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इस टी स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाता है, पढ़ा है हमने ये चीज, ठीक है। तो ये वाला भी इससे डिराइव हो गया, देखो हो गया। तो दोनों को डिवाइड कर दें, W बाय आर या R बाय W करो, R बाय W साइन बाय कॉस टेन थीटा, टी कट जाएगा, तो W आर बराबर W टेन थीटा भी आ जाएगा ऐसे, तो ये तो इससे भी निकल आते हैं, ये पता है हमको तीनों वेक्टर का सम 0 होना चाहिए क्योंकि इक्विलिब्रियम पर है, तो एक ही ऑप्शन बेटर है थर्ड, सी वाला तो कहीं से सही नहीं हो रहा है, ठीक है। ऐसा कैसे हो जाएगा, वेक्टर होता तो भी गलत होता है, क्यों, क्योंकि तीनों का सम 0 है, टी वेक्टर इज इक्वल टू ये होता माइनस ऑफ आर प्लस डब्ल्यू वेक्टर, तो ये करेक्ट होता वेक्टर में, ठीक है, तो करेक्ट रहता है क्योंकि तीनों का सम 0 है, तो इन दोनों का सम का माइनस टी के बराबर होगा, वो सही है। चलो, तो काफी बढ़िया सवाल है ये भी, कंपोनेंट लेके भी कर सकते हो आप, कंपोनेंट लोगे तो भी यही क्वेश्चन आ जाएगी, टी का कॉस थीटा, टी का साइन थीटा, टी का कॉस थीटा डब्ल्यू के बराबर आ जाएगा, टी का साइन थीटा आर के बराबर आ जाएगा, सेम इक्वेशंस बनेगी, सेम सॉल्विंग होगी सब, तो यू हैव 3-4 मेथड्स फॉर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जो इच्छा हो वो उठाओ वैसे सॉल्व करो, तो आपके पास कोई बंदिश, कोई बांधा, कुछ, नोबडी इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम सॉल्विंग दिस, ठीक है। फिगर शोज अ हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ एक्टिंग ऑन अ ब्लॉक ऑफ मास m, ठीक है, व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन, देखो अगेन समझते हैं, ये रेस्ट पर है, फोर्स क्या लग रहा है, इधर नॉर्मल होगा, इधर एफ लग गया, नीचे लगता है mg, लामी से कर लो या तो चाहो तो, है ना, या कंपोनेंट लेके कर लो, कंपोनेंट वाला ऑप्शन दिख रहा है, देखो देख के लग रहा है थोड़ा कंपोनेंट करे होंगे, तो कंपोनेंट लेते, नॉर्मल पूछा है, ये एंगल है थीटा, ये होता है थीटा, अभी हमने निकालना सीखा था पवन चक्की मेथड से, ठीक है, ये हो जाएगा थीटा। चलो कंपोनेंट करें, इधर क्या जाएगा, mg का कॉस थीटा, और इस तरफ क्या जाएगा, f का साइन थीटा, क्योंकि f से दूर f का कॉस थीटा, उस साइड f का साइन थीटा, इन दोनों को जोड़ो mg आ जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा, f साइन थीटा और mg कॉस थीटा, नॉर्मल आ गया, देखो सिंपल सवाल। अब ये वाले क्वेश्चन आते हैं बेटा, चेन वाले क्वेश्चन, रस्सी, रोप, कपड़े सुखाने की रस्सी, जैसे बेटा कोई रस्सी पे अगर आप कपड़ा सुखाते हो तो हल्की सी मुड़ जाती है, मतलब बेसिकली आपने वेट डाल दिया तो रस्सी हल्की सी मुड़ जाती है, ठीक है, जितना वेट डालोगे उतनी रस्सी मुड़ती जाएगी, ठीक है। अगर आपने बोला कि आपने वेट डाल दिया, आपने वेट डाला और आप बिल्कुल मिनिमम टेंशन चाहते हो, मिनिमम टेंशन कब होगी, जब ये पूरा ऐसा हो जाएगा, पूरी रस्सी झूल गई, पूरी रस्सी झूल गई, टी टी टेंशन क्या जाएगी इसमें, mg/2 दोनों, क्योंकि टी टी 2t बराबर mg, नीचे mg लगा, टेंशन आ गई mg/2,
ये हो सकता है मिनिमम। इसमें इनके बीच में एंगल थीटा कितना हो जाता है 0। अब लेट से मैंने बिल्कुल एकदम खींच के रख दिया, वेट डालने में भी नहीं मुड़ रही, ये पॉसिबल ही नहीं है बेटा, ये पॉसिबल ही नहीं, थोड़ा सा तो मुड़ना ही पड़ेगा ना, वेट डालोगे तो 100% सीधा रखना पॉसिबल ही नहीं है। ये तभी हो सकता है जब टेंशन इन्फिनिटी होती है, तब एंगल हो जाता है 180 डिग्री। तो दो एकदम बॉर्डर लाइन केसेस है। सबसे कम टेंशन mg/2 हो सकती है, मैक्सिमम आप खींच के रख दो तो टेंशन इनफाइनाइट हो जाती है उसमें, अगर एंगल 180 है तो, क्योंकि एंगल 180 पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा तो मुड़ेगा, आधा डिग्री मुड़े, थोड़ा तो मुड़ेगा, कितना ही तुम कुछ भी कर लो, है ना। चलो, a weight mg is suspended from the middle of a rope whose end are at the same level. Rope is no longer horizontal. The minimum tension required to complete straighten the rope. Minimum tension required to complete straighten the rope. Infinite. सीधा कर ही नहीं सकते कभी रस्सी को, ठीक है। 2 person hold a rope negligible weight tight at its end so that it is horizontal. तो horizontal है ना, 50 Newton weight is attached to the rope at the midpoint, which no longer remain horizontal. Minimum tension required to completely straighten the rope. फिर से complete straight करना है rope को, अब बताओ आप पढ़ के। Infinite, स्ट्रेट कर ही नहीं सकते आप रस्सी को कभी भी, है ना, ये वाली रस्सी सीधी नहीं हो सकती। चलो, अब सूडो फोर्स से हम लोग कल करते हैं, ठीक है, 2 लेक्चर और लगेंगे इसमें, कल परसों में। तो फ्रिक्शन के 2 लेक्चर रहेंगे। आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे, काफ़ी हो गया आज का, ठीक है। तो कल हम लोग सूडो फोर्स की बात करेंगे मेनली। सूडो फोर्स के काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप्स होंगे, और फिर हम लोग टेंशन वगैरह में घुस जाएंगे, पुली वुली सब में घुस जाएंगे, फिर अलग टाइप की दुनिया में घुस जाएंगे, ठीक है। मज़ा आएगा, सिंपल क्वेश्चन है। अगेन आज का फिर है टारगेट 2 अचीव करना है, आज होमवर्क है टारगेट 2, आप टारगेट 2 अचीव करिए, ठीक है। परसों मैं संडे को फिर लाइव क्लास लूंगा एक डाउट सॉल्विंग की, ठीक है। टारगेट 2 आपको बताया क्या है बेटा, आपको एक बार करना है, फिर अभी जैसे लेक्चर खत्म करा कमेंट करना है टारगेट 0, फिर थोड़ी देर बाद शाम तक टारगेट 1, कल और एक बार रात में टारगेट 2, या कल सुबह उठ के लेक्चर के पहले टारगेट 2 में करना है तो 15 मिनट लगेंगे, तुम्हारी स्पीड इतनी हो जाएगी, पर अगेन कंसेप्ट एकदम माइंड में रिफ्रेश हो जाएंगे, क्लास के साथ चलते जाओगे, तुम्हें बिल्कुल डिले नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो मिलते हैं बेटा अगली क्लास में, बाय बाय, लव यू बच्चों, पेपर बच्चों।